टॉपिक है हमारे पास एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम किसी भी मसले को हल करते हैं या कोई भी आपके पास अगर प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं तो वो एक एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी हैं। सबसे पहले उसकी प्री कंडीशन होती है कि जब आपने एल्गोरिदम स्टार्ट करना है तो उससे पहले क्या चीज़ें उसके अंदर आनी हैं या क्या चीज़ें उसमें काम आएंगी या क्या चीज़ें यूज़ होनी है। उसमें बेस करता है कि एल्गोरिदम की इनपुट्स क्या हैं, उसके बाद एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट क्या है और एल्गोरिदम जो है क्या काम करेगा। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपके पास एल्गोरिदम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। सबसे पहला करेक्ट तो इसका ये होना चाहिए कि उसके अंदर कोई डिफाइंड इनपुट होनी चाहिए, इनपुट वैल्यूज़ कि किस इनपुट वैल्यूज़ पे इसने काम करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कोई काम भी करना चाहिए, यानी कि इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो डिफाइंड होना चाहिए कि उसकी एक ख़ास तरतीब होनी चाहिए या वो सिर्फ एक ख़ास काम के लिए यूज़ होना चाहिए। ये नहीं कि एक एल्गोरिदम को आप कभी भी जनरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एल्गोरिदम है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, तो वो हमेशा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई ही करेगा, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है कि ये इफेक्टिव होना चाहिए कि जिस काम के लिए आपने इसको बनाया है वो काम इसको बखूबी अंजाम देना चाहिए या सही तरीके से उस काम पे अमल करना चाहिए इसको। ठीक है, और लास्ट है इसका यूजफुल होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये यूज होना चाहिए। और एक चीज है कि इसको फिनिट होना चाहिए कि ये नहीं कि आपने एल्गोरिदम को एक दफा चलाया है तो वो चलता ही गया है। कहीं ना कहीं उस एल्गोरिदम को स्टॉप होना चाहिए। उस पर आप कभी भी इनफिनिट लूप नहीं लगा सकते कि आपके पास रिजल्ट तभी आएगा जब आपका लूप रुकेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि एल्गोरिदम जो है, सबसे पहले आप एल्गोरिदम में क्या है कि एक एल्गोरिदम का कोई नाम होता है जिस नाम के जरिए उसको पुकारा जाता है या जिसके जरिए उसे कॉल कर सकते हैं आप, या जो उसको डिफाइन कर रहा होता है। यूं समझ लें एक ऐसा नाम जैसे आपका नाम है जो आपकी पहचान रखता है, इसी तरह एल्गोरिदम का नाम होना चाहिए जो कि उस एल्गोरिदम की पहचान हो। उसके बाद कुछ इनपुट्स होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ आउटपुट वेरिएबल्स उसके पास होने चाहिए। इनपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो आपने एल्गोरिदम को पास करना है, और आउटपुट वो है जो उसने एल्गोरिदम ने कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट्स देने हैं। उसके बाद आपके पास जो है एल्गोरिदम की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि आपका एल्गोरिदम काम किस तरह करेगा। सबसे पहले यानी आपने नाम देना है और साथ इनपुट्स और आउटपुट्स देनी है। उसके बाद दूसरी चीज जो आपने एल्गोरिदम के बारे में लिखनी है वो इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि ये किस तरह काम करेगा। नेक्स्ट आपके पास है जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको डाटा टाइप्स देना कि इनकी डाटा टाइप क्या होगी, किस किस्म का डाटा इनके अंदर स्टोर होगा। उसके बाद आपकी जो बॉडी है उसकी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, उसके साथ आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि उस हर एक लाइन को अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आउटपुट वेरिएबल्स होने चाहिए, उनके साथ उसकी डाटा टाइप्स होनी चाहिए कि इस किस्म का डाटा आपने आउटपुट करवाना है। और लास्ट पे आपके पास एक एंड स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू रिटर्न करवा रही है एल्गोरिदम से या उस एल्गोरिदम की बेस पे जो फंक्शन बना हुआ है उससे। हमारे पास पहली एग्जांपल है डिवीजन का एल्गोरिदम है कि आपने दो नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। ये आपके पास अगर क्वेश्चन रिमाइंडर मेथड है तो उसके जरिए क्या होता है कि आपके पास एक फार्मूला है n इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। डी क्या है? इसके अंदर आपका डिविडेंड है जो कि डिवाइड कर रहा है या डिवाइजर जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद क्यू है आपका जो कि कोई भी एक नंबर हो सकता है जो उस डिवाइजर के साथ आ रहा है, और साथ आपके पास कुछ रिमाइंडर बच सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या होगा, 2 × 2 + 1, ठीक है। अब 2 उसका डिवाइजर है, 2 उसके साथ वैल्यू है, 1 उसका रिमाइंडर है। इसी तरह 6 है, 6 किस तरह डिवाइड होता है, 2 × 3 + 0। ये आपके पास 6/2 है। या आप 9/2 करेंगे तो 2 × 4 + 1। 2 आपके पास डिवाइजर है, ठीक है, 4 आपके पास
कांस्टेंट वैल्यू है ये, जिसको आप कोशेंट कहते हैं, और 1 आपका रिमाइंडर है। ठीक है, इसी तरह ये नीचे आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर आपके पास नंबर जो है वो 54 है, डिवाइजर 4 है, तो क्या होगा, 5 इंटू 54 है, 4 इंटू 13 प्लस 2। ठीक है, 13 4 52 प्लस 2 54। अब इसके पास आपका क्वेश्चन क्या है, 13 है और रिमाइंडर आपके पास 2 है। नेक्स्ट आपके पास है 54 माइनस 54 और डी आपके पास 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 14 प्लस 2। ठीक है, माइनस 14 आपका क्वेश्चन बन जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर बन जाएगा। अब आपके पास अगर आपने एक जनरली सोचना है कि एक बच्चा है, उसको आपने डिवीजन सिखानी है, तो आप उसको किस तरह सिखाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक डम चीज है जो कि खुद से कुछ नहीं कर सकता। आप जो उसको सिखाएंगे उसने वो ही करना है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर को हमेशा ट्रेन करते हैं एक बच्चे की तरह। जैसे कोई भी बच्चा होता है, वो क्या कर सकता है, उसको आपने जब भी कोई चीज सिखानी है, तो उसको कोई भी चीज सिखाने के लिए आपको रूट से वो चीज लेके चलनी पड़ती है, स्टार्ट से लेके चलना पड़ता है, स्टेप वाइज लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर भी जो है वो एक बच्चे की तरह है जिसको कुछ भी नहीं पता। जो भी सिखाना है उसको आपने सिखाना है। उसको सिखाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको सिखाने के लिए आप सिंपली स्टेप वाइज लेके चलते हैं कि आप, या आप यूं समझ लें कि आपने एक मसले का हल निकालना है, तो आप उस मसले को किस तरह लेके चलेंगे, स्टेप वाइज किस तरह चलेंगे। अब एल्गोरिदम जो डिवीजन का है उसको हम किस तरह लेके चलेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड करना है दो नंबर्स को, तो उसके सबसे जो आसान हल ये है कि जो आपका बड़ा नंबर है या जो आपका डिविडेंड है, उसको डिवाइजर डिवाइजर को उसमें से माइनस करते जाएं। ठीक है, डिवाइजर को आप माइनस करते जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइजर को आप उसमें से माइनस करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लें हम 5 डिवाइडेड बाई 2 की, तो 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, और वो 1 जो है आपका 2 से छोटा है और वो आपका रिमाइंडर है। ठीक है, अब जितनी दफा हमने माइनस किया है उसको हम काउंट कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बचेगा, उसका डिवाइजर, उस क्वोशंट बचेगा। ठीक है, कि इतनी दफा हमने इसको माइनस किया है, और जो लास्ट पे हमारे पास वैल्यू बचेगी वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। वो हमारा रिमाइंडर होगा और वो हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यही रूल है आपका डिवीजन का कि आप तब तक माइनस करते जाएं जब आपका डिवाइजर जो है रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। इसको हम लिखते किस तरह है, जब तक आपका रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा है या उसके बराबर है, तो आप क्या करेंगे, आर में से डी माइनस करते जाएं, रिमाइंडर जो आपका बच रहा है उसमें से आप डिवाइजर को माइनस करते जाएं और रिमाइंडर में सेव करवाते जाएं, और आप क्वोशंट के अंदर एक एक ऐड करते जाएं कि हमारे पास इतनी वैल्यूज आ रही हैं, इतनी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब इसको पूरे एल्गोरिदम को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने इनपुट्स लिखनी है। ए एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बी जो है एक एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद एल्गोरिदम की बॉडी में क्या है, आर रिमाइंडर के अंदर हमने स्टार्ट में क्या करना है, ए रखवा देते हैं, क्वोशंट आपका स्टार्ट में 0 है। अब हमने क्या करना है, रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना है कि बार बार माइनस करना है डिवाइजर को रिमाइंडर में से, जब तक आपका डिवाइजर जो है रिमाइंडर से छोटा नहीं आता। ठीक है, जब आपका डिवाइजर रिमाइंडर से छोटा नहीं आता तब तक आपने उसको क्या करना है, माइनस करते जाना है। इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या सूडो कोड के अंदर लिखना है तो क्या होगा, वाइल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, आर इज इक्वल टू आर माइनस डी। आर के अंदर आप स्टोर करवाते जाएं आर में से डी को माइनस करके। इसी तरह क्वोशंट के अंदर आप एक ऐड करते जाएं तो कोई क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 1। एट द एंड आपके पास आउटपुट मिलेगी, क्वोशंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, और लास्ट पे आपका एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ट्रेस करते हैं कि ये एल्गोरिदम वर्क किस तरह करता है और कितने इसके अंदर इटरेशंस आ सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट वेरिएबल ए हो, ठीक है, और
सॉरी 54 हो और आपके पास डिवाइजर 11 हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जीरो इटरेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले रिमाइंडर के अंदर आप जो ए की वैल्यू है वो रखवा रहे हैं, जो कि है 54, और क्वोशंट आपका स्टार्ट में क्या है? 0 है। पहली इटरेशन के अंदर आप आर में से डी माइनस करते हैं, आर में से डी माइनस किया, 54 माइनस 11 क्या बचा? 43, 43 बचा, और आपका क्वोशंट में एक ऐड हो गया तो 0 से क्या हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट इटरेशन में आपने क्या करना है? 43 में से मजीद 11 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा? 32। उसमें से फिर आपने जो आपका क्वोशंट है उसके अंदर एक ऐड करना है, तो वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 32 में से 11 माइनस किया, 21, 21 अभी भी बड़ा है 11 से, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट आपकी चौथी इटरेशन के अंदर 21 में से 11 माइनस किया तो क्या आ गया? 10 आ गया। अब 10 हमारे पास क्या है? 11 से छोटा है, तो इसके बाद हम मजीद इटरेशन नहीं करेंगे, और इस इटरेशन तक हमारी क्यू की वैल्यू क्या है? 4 है, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? 4 आ गया, और रिमाइंडर क्या आ गया? 10। क्लियर? नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल है जो कि प्रेडिकेट लॉजिक को यूज कर रही है। Aslam is a student at virtual university. Let P stands for the words is a student at virtual university, and let Q stands for the words is student at. Then both P and Q are predicate symbols. अब ये दोनों क्या है? Predicates है। अब the sentences X is a student at virtual university and X is a student at Y are the sentences are symbolized as P of X and Q of X and Y. Where X is इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है प्री कंडीशंस एंड पोस्ट कंडीशंस। प्री कंडीशन क्या होती है कि आपका एल्गोरिदम स्टार्ट होने से पहले क्या स्टेट थी, और पोस्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास एल्गोरिदम एंड होने के बाद क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये दोनों चीजें हैं। प्री कंडीशन क्या है? फॉर एग्जांपल आपने आपका जो डिवीजन का एल्गोरिदम है उसके बाद उसमें आपके पास दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, m एंड n। फॉर एग्जांपल m आप सॉरी जो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया उसके मुताबिक अगर वेरिएबल्स रहे तो a है और d है। a आपका जो है डिविडेंड है और d जो है आपका डिवाइजर है। इसकी पोस्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास आउटपुट मिलनी है आपका क्वोशंट और आपका रिमाइंडर। ये इन्होंने मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल पहले दी हुई है कि आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं m और n। ये आपकी प्री कंडीशन है। आपकी पोस्ट कंडीशन क्या है कि आप m मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू आउटपुट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी जो हमारा चल रहा है, द इनपुट वैल्यूज a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, द आउटपुट वेरिएबल q एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इज इक्वल टू b डॉट q प्लस r। यानी कि इसको आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और आप q और r जो है वो आउटपुट करवा रहे हैं। अब आपने एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर वन डायमेंशनल अरे को आपने सॉर्ट करना है। अब उसकी प्री कंडीशन क्या होगी? जो इनपुट वेरिएबल्स हैं a1 से लेकर an तक, यानी कि आपकी पूरी अरे रियल नंबर्स की, वो आपकी प्री कंडीशन है। और पोस्ट कंडीशन आपके पास क्या है? एक ऐसी अरे b जो कि सॉर्टेड है, इसी तरतीब में है, जो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, और उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स वही होंगे जो कि ए के अंदर थे, लेकिन क्या होगा? उनकी तरतीब डिफरेंट होगी। ठीक है, कि हर नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो, दूसरा तीसरे से छोटा हो, तीसरा चौथे से छोटा हो। तो ये आपके पास क्या बनेगी? एक सॉर्टेड अरे बनेगी, जिसके अंदर आपने क्या करना है? तमाम एलिमेंट्स को तरतीब देना है इस सूरत में कि हर आने वाला एलिमेंट पिछले एलिमेंट से बड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लूप इनवेरिएंट्स। लूप इनवेरिएंट्स क्या होते हैं कि आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आके आपका लूप चेक करने के लिए है कि आपका लूप जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बेसिकली इंडक्शन पे बेस करता है। इंडक्शन आप लोगों ने आपने पहले पढ़ी हुई है, जिसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक बेस केस लेते हैं।
जो कि जिसको आप कहते हैं कि इक्वल टू 0 ले लें या इक्वल टू 1 ले लें, कोई भी मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद उसको आप बढ़ाते जाते हैं, एन इक्वल टू के लिए सपोज करते हैं और एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो लूप इनवेरिएंट आप क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल एक स्टार्टिंग कंडीशन चेक की, फिर आपने देखा कि दरमियान में से कोई वैल्यू ले ली, उसके लिए ठीक है, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी आपने चेक कर लिया कि इस वैल्यू के लिए भी ये आपका लूप सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये आपका लूप इनवेरिएंट्स है, जो कि ये बताते हैं कि आप जो ये चेक करने के लिए यूज करते हैं कि आपने जो लूप यूज किया है वो क्या ठीक है या नहीं ठीक। नेक्स्ट आपकी लूप्स ये है। अब नेक्स्ट है क्रैकनेट्स ऑफ लूप टू कंप्यूट प्रोडक्ट। अब जो हमारे पास दो लूप्स है उनकी हमने क्रैकनेस चेक करनी है कि ये हमारे जो दो एल्गोरिदम्स हमने डिफाइन किए हैं ये किस हद तक ठीक हैं या किस हद तक ठीक नहीं है, या उसके अंदर जो लूप लगे हुए हैं वो हमने ठीक लगाए हैं या नहीं लगाए। पहला हमारे पास है प्रोडक्ट वाला। उसकी प्री कंडीशन क्या है, एम जो है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है और एक्स जो है वो एक रियल नंबर है। आई इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब आपने कंडीशन लगाई जब तक आई कोई भी वैल्यू है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस एक्स। अब प्रोडक्ट के अंदर आपने एक एक्स वैल्यू ऐड कर दी और आई के अंदर एक चीज इंक्रीज कर दिया कि जब तक एम तक नहीं पहुंचता। क्या आपने एम को एन से मल्टीप्लाई करना है या एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अब एक्स जो है आपका कोई भी नंबर है कि इतनी दफा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आप पहले एक के लिए चेक करते हैं, फिर 10 के लिए चेक करते हैं, फिर 20 के लिए चेक करते हैं, तो एट द एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि हमें आंसर ठीक मिल रहा है। ठीक है, गॉड कंडीशन क्या है कि आई को आपने एम के साथ कंपेयर करते जाना है। इंडक्टिव प्रॉपर्टी इवेंचुअली फॉल्स गॉड। सबसे पहले बेस प्रॉपर्टी क्या है, आई ऑफ 0। आपने चेक करना है कि फर्स्ट इटरेशन के लिए ये लूप ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। आई इज इक्वल टू 0 है, प्रोडक्ट क्या होगा 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स जो कि 0 है, जो कि पहली इटरेशन है तो एग्जैक्टली ट्रू होगा। अब नेक्स्ट आपके इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ द गॉड जी एंड द लूप इनवेरिएंट आई ऑफ के आर बोथ ट्रू before a loop iteration where k is greater than equal to 0, then I of k plus 1 is true after the loop iteration. Before execution statement 1, प्रोडक्ट जो पुराना प्रोडक्ट क्या है वो k मल्टीप्लाई बाई एक्स है, जो नया प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। k के अंदर आपने एक ऐड किया और उसके अंदर x को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई ओल्ड अब आपके पास क्या है k है और आई न्यू क्या है आपके पास k प्लस 1 है। अब आई न्यू आपके पास क्या आएगा आई ओल्ड प्लस 1, जो क्या कहलाएगा के प्लस 1। तो अब ये चीज हमारे पास क्या प्रूव हो गई कि अगर आपका के लिए ट्रू है तो एट द एंड वो के प्लस 1 के लिए भी आपका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो फॉल्स गार्ड क्या है कि कुछ फिनिट इटरेशंस के बाद आपका जो गार्ड है वो फॉल्स हो जाता है, या एक कंडीशन है जहाँ पे वो रुक जाता है और वो आपको बता देता है कि आपका जो लूप है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। नेक्स्ट आपके पास एक एल्गोरिदम है यूक्लिडियन एल्गोरिदम का। यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या है, आपने बेसिक मैथ के अंदर पढ़ा था कि दो नंबर्स का आपने जीसीडी मालूम करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है उसका छोटी के साथ, फिर आपके पास जो रिमाइंडर बचता है उसके साथ मॉडुलस लेते हैं छोटी वैल्यू उसका, जब तक आपका आंसर जीरो नहीं आ जाता या आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू नहीं बच जाती, सॉरी जीरो नहीं आ जाता या कोई नंबर आपके पास ऐसा नहीं आ जाता जहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो ये चीज आपके पास इसका एल्गोरिथम है कि आपने हर दफा मॉडुलस लेते जाना है और उसको प्रूव करते जाना है। तो यहाँ तक थी हमारे पास एल्गोरिथम्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह को देखेंगे।
ये चीज़ें इसके अंदर जो हमारे पास नोट्स हैं इनमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, तो वो चीज़ हम नहीं देखेंगे। हमारे कोर्स के अंदर बेसिकली इंट्रोडक्शन है और एल्गोरिदम कैसे बनता है, एल्गोरिदम को कैसे लिखते हैं, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन वगैरह क्या होती हैं, तो ये चीज़ें हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर ली हैं। लूप बेसिकली क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम बेस केस लेते हैं, उस बेस केस के बाद हम उसके अंदर कुछ इटरेशंस करते हैं और उन इटरेशंस के बाद या कोई प्रोसीजर करते हैं, उस प्रोसीजर के बाद हम एक आउटपुट देते हैं जिसको हम पोस्ट कंडीशन कह देते हैं। अब उसके अंदर लिखते किस तरह है, सबसे पहले हमने आपकी नाम लिखना है एल्गोरिदम का, उसके साथ आपने इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स लिखने हैं, फिर आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है एक एल्गोरिदम की कि एल्गोरिदम काम किस तरह कर रहा है, फिर आपने वर्किंग लिखनी है, वर्किंग के बाद आपने आउटपुट लिखनी है, आउटपुट के बाद आपने उसको एंड कर देना है एल्गोरिदम को। ये पूरा प्रोसीजर है एक एल्गोरिदम को लिखने का। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।